सीना खून से भरा हुआ मेरा, उफ ये बदमस्त महकदा मेरा। नारसाई पे नाज है जिसको, खाए वो शौके नारसा मेरा। इश्क को मुंह दिखाऊंगा क्योंकि हिजर में रंग उड़ गया मेरा। दिले गम दीदा पर खुदा की मार, सीना आहों से छिल गया मेरा। याद के तुंदो तेज झोंके से आज हर दाग जल उठा मेरा। याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। प्यारे दोस्तों, इतने दिनों की छुट्टी के लिए मुआज़रत चाहता हूँ। जिस प्यारे बेटे के लिए आपसे दुआ की अपील करता रहा, इल्तमास करता रहा, आपसे कहता रहा कि तमाम दोस्त दुआएं मांगे अल्लाह से कि अल्लाह करीम मेरे बच्चे को सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन आज उसे 8 दिन हो चुके हैं। 1 महीना बीमार रहने के बाद आखिरकार दागे मफाकत दे गया। इस फानी दुनिया को छोड़कर चला गया है और हमारी झोली जो है वो खाली कर गया है। जिस अज़ियत जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कैसे कहूँ कि वो चला गया, लेकिन मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्लाह करीम अपनी मर्जी करने वाला है। वो कभी भी इंसान की मर्जी पे नहीं रहता। वो तो अपना फैसला सुना देता है, उसके बाद इंसान पे क्या बीतती है वो सिर्फ देखता है, इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा इस इम्तिहान से गुजरता है या नहीं गुजरता। तो प्यारे दोस्तों, आपका भी ख्याल है और लोग अहबाब आ रहे हैं और अज़ियत पे अज़ियत है, लेकिन ध्यान बटाने के लिए सोचा कि साथ साथ काम भी शुरू करूं, शायद उससे ध्यान हट जाए। लेकिन एक बात ये कहूँगा कि मोहम्मद अब्दुल्ला ने अच्छा नहीं किया, चला गया, हमें छोड़कर चला गया। अल्लाह करीम हमें सब्र दे। आए स्टोरी की अगली किस्त का आगाज करते हैं। सिर्फ एक साशा थी जो इस शहर से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैंने इशारे से साशा को आगे बुलाया और उससे कहा, वो देखो आम शहर की तरफ जाने के लिए वो एक रास्ता है, क्या तुम्हारे इल्म में कोई दूसरा रास्ता है? उसने खिलाफे तवक्का कहा, वो उमरा के महल्लात के दरमियान से गुजरता है, मगर वहां भी सख्त पहरा होता है और आम लोग या फौज इस रास्ते से नहीं गुजरती है। सिर्फ उमरा और उनके मुलाजमीन ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। क्या यह फसील तक जाने के लिए मुख्तसर पड़ता है? हाँ, इस रास्ते से कम है। साशा ने सर हिलाया और सरकारी दफातर के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। मैं साशा के हमरा वापस आया, एरिट और रैबिक के सामने सूरत हाल रखी। सरकारी दफातर वाले रास्ते पर फौजी दस्ते मिलने का पूरा इम्कान है। अगर इन्होंने रोक लिया और हम किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके तो राज फाश हो जाएगा। दूसरी तरफ उमरा के इलाके से आम लोगों और फौज को गुजरने की इजाजत नहीं है। ये जंग का वक्त है, एरिट ने कहा। ऐसे में फौज को सब करने की इजाजत होती है। हम देख चुके हैं कि रिनाट ने सिपाहियों को किस हद तक आज़ादी दी हुई है। रैबिक बोला, इसलिए अगर हम उमरा के इलाके से जाएं तो कोई नहीं रोकेगा। मुख्तसर बहस के बाद उमरा के महल्लात के दरमियान से गुजरने वाला रास्ता इख्तियार करने का फैसला हुआ और हम रवाना हुए। चौक से निकलते ही हमने दस्ते का रूप धार लिया और अपनी चाल ढाल भी सिपाहियों जैसी कर ली। हम धीमी रफ्तार से दौड़ रहे थे। साशा को दरमियान में इस तरह रखा था कि वो किसी को नजर ना आए। मैदान में शाही महल की फसील के साथ साथ हर चंद कदम के फासले पर सिपाही मौजूद थे और इन्होंने सुरमई रंग की वर्दी पहन रखी थी। इन्होंने हमें देख लिया था, मगर इन्होंने ना तो हमारी तरफ तवज्जो दी और ना ही किसी ने हमें रोका। हम आराम से उमरा के महल्लात के दरमियान से गुजरने वाली शाहराह पर आ गए। ये साफ सुथरी शाहराह पत्थरों से बनी थी और इसके दोनों किनारों पर बाकायदा फुटपाथ बने हुए थे, जिनके साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां थी। यहाँ आलीशान इमारतों पर पहरेदार दिखाई दे रहे थे। पूरी सड़क पर किनारे लगे खंभों पर रोशन लैंप लगे हुए थे। ये तेल से जलने वाले दिए थे। हर चीज से ये पोश तरीन इलाका लग रहा था। पूरा अरगोन शहर तकरीबन 4 किलोमीटर तवील था, जो तवालत जनूब से शुमाल की तरफ थी और इसकी चौड़ाई मशरिक से मगरिब की तरफ 3 किलोमीटर थी। रकबे के लिहाज से यह खासा बड़ा शहर था। यहाँ जगह जगह मैदान थे। शाहराहें बहुत चौड़ी और साफ सुथरी थी। इसी तरह मकानात का साइज भी बड़ा था। आम अफराद के लिए भी मकान खासे बड़े और पुख्ता तामीर किए गए थे। शुमाल का पूरा हिस्सा खास था। यहाँ शाही महल जो असल में पूरा एक कम्प्लेक्स था, फिर सरकारी दफातर और गोदाम थे। यही वो कारखाने थे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तैयार करते थे। शाही महल शुमाल मशरक़ी सिमत था, जबकि दफातर और गोदाम वगैरह शुमाल की तरफ किसी कदर वस्त और जनूब में थे।
उमरा के महल्ला शुमाल मगरिब में थे और इनका एक छोटा सा हिस्सा सुरंग वाले मैदान के साथ लगता था। इस सुरंग के साथ लगने वाला सरकारी इलाका असल में गोदामों और अशिया बनाने वाले कारखानों पर मुश्तमिल था। अभी तक हमें किसी ने नहीं रोका था और इमारतों के पहरेदार इनके दरवाजों तक महदूद थे। मुझे कोई फौजी दस्ता भी नजर नहीं आया था। दिन में यहाँ बहुत सरगर्मी थी, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, फौजी दस्ते तक नहीं है। एरिड ने मेरे साथ दौड़ते हुए कहा। रैबिक सबसे आगे था। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहा। तुमने देखा कि शाही महल की फसील के साथ भी सिपाही मौजूद हैं। पहले ये यहाँ नहीं थे। जब मैं यहाँ लाया गया तो सिपाही सिर्फ फसील पर थे। अहाते के अंदर भी सिपाही सिर्फ इमारतों पर थे। मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे रेनाट और शाही महल की हिफाजत बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम जिस रफ्तार से चल रहे थे, 10 मिनट बाद हम उमरा के इलाके से निकल आए और आम शहरी इलाके में दाखिल हुए। यहाँ एक चौड़ी दीवार थी जो दोनों इलाकों को जुदा कर रही थी, मगर दीवार के रास्ते पर कोई पैरा नहीं था। यहाँ कोई गेट भी नहीं था, सिर्फ रास्ता बना हुआ था। अब तक हमें कोई फौजी दस्ता नहीं मिला था। आम आबादी वाले इलाके में भी वीरानी और सन्नाटा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बहुत कम घरों से रोशनी झलक रही थी। या गलियों में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने देखा वहां अब गंदगी और कचरे का राज था। ऐसा लग रहा था कि इस इलाके की सफाई सुथराई छोड़ दी गई थी, जबकि पहले आम अफराद की आबादी भी साफ सुथरी और तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता थी। रेनाट की तर्ज हुक्मरानी की एक झलक इस इलाके की हालतें जार पेश कर रही थी। जब ऊपरी और हुक्मरान तबके में बदुनवानी आ जाए तो आम आदमी की हालत में ऐसा ही तगय्युर आता है जैसा कि आर्गोन की साम आबादी वाले इलाके में दिखाई दे रहा था। वजह सादा थी कि वसाइल का बेशतर हिस्सा हुक्मरान तबके पर खर्च किया जा रहा था और आम अफराद के लिए बहुत कम हिस्सा रह जाता था। एक जगह छोटा सा पार्क था जिसकी देखभाल न होने से उसकी घास बढ़ गई थी और दूसरे गैर जरूरी पौधे उगाए थे। छटाई न होने से दरख्त बेहंगम हो रहे थे। मुझे ये जगह आर्जी पनाह के लिए मुनासिब लगी और हम पार्क में आ गए। इसके गिर्द 4 फुट ऊंची 4 दीवारी थी और 2 तरफ से रास्ते थे। पार्क की हालत से लग रहा था कि किसी ने महीनों से यहाँ का रुख नहीं किया है, इसलिए अब भी किसी के आने का इम्कान नहीं था। मैंने कहा सब यहीं रुके और मैं और रैबिक बाहर का जायजा लेकर आते हैं। मैं भी चलूं? एरिड ने इल्तिजा की। नहीं, तुम यहाँ देखोगे, अब ये सब तुम्हारे सपुर्द है। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आए या हम वापस ना आए तो तुम अपने तौर पर फैसला करोगे। अव्वलीन तरजीह यहाँ से बाहिफाजत वापसी की होगी। उसने दफे में सर हिलाया। अगर आप ना आए तो मैं आपकी तलाश में निकलूंगा। नहीं, इस बार मेरा लहजा सख्त था। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है। अब सबकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, ये सोचकर हर फैसला करना। एरिड ने सर हिलाया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं और रबिक पार्क से बाहर आए और अब हमारा रुख आर्गोन के वस्ती हिस्से की तरफ था। हम अभी तक आम आबादी से गुजर रहे थे। यहाँ भी वीरानी थी। बहुत कम घरों से रोशनी झलक रही थी। दरहकीकत ब्लैकआउट का माहौल था, हालांकि यहाँ की जंग में इसकी जरूरत नहीं थी। हम मरकजी शाहराह तक पहुंचे जो सरकारी दफातर और गोदामों वाले इलाके से आ रही थी। ये शाहराह सीधी आर्गोन के फसील के मरकजी दरवाजे तक जाती थी। यहाँ से वो मैदान दिखाई दे रहा था जो फसील के साथ था और इसके दाएं तरफ यानी जनूब मशरिक सिमत फौजी दस्तों की रहाइश गाहें और फौजी दफातर थे। मशक के लिए मैदान भी थे जहाँ सिपाही तीरंदाजी और दूसरे तरीकों से लड़ाई की मशक करते थे। वहाँ रोशनी थी और सब साफ दिखाई दे रहा था। हैरत अंगेज बात थी कि यहाँ भी इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे और वो सिपाही थे। अब तक हमें एक भी आम फर्द नजर नहीं आया था। इनको शायद सख्ती से घरों तक महदूद कर दिया गया था। साशा ने बताया था कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा दी जा रही थी। इस शाहराह के पार मशरिकी सिम्मत में भी कुछ आम आबादी थी। अचानक वहां एक गली से शोर सुनाई दिया और रोशनी भी नजर आ रही थी। रबिक ने इशारा किया, वहां कुछ हो रहा है। मैंने कहा आओ देखते हैं, लेकिन जब तक मेरी तरफ से इशारा ना हो मामले में दखल मत देना और कमांडर अब तुम होगे। हम गली की तरफ बढ़े। इसमें दाखिल होते ही मामला समझ में आ गया। 4 सिपाहियों ने एक आदमी को नीचे गिराया हुआ था और उसे बेदुरेग ठोकरों से मार रहे थे। उसके साथ एक औरत खड़ी थी जिसने छोटा सा बच्चा गोद में उठाया हुआ था और दूसरा उसका कुर्ता थामे खड़ा था। वही शोर कर रही थी और दुआइयां दे रही थी कि उसके शोहर को ना मारा जाए, मगर सिपाही उसकी चीखों पुकार से बेनियाज उसके शोहर को मार रहे थे। मैंने आहिस्ता से रैबिक से कहा, इनसे जरा बेनियाजी से पूछो कि आदमी का कसूर क्या है। रैबिक आगे बढ़ा और उसने यूं कहा जैसे इसे इस मामले से खास दिलचस्पी ना हो। इसे क्यों मार रहे हो? यह रात के वक्त बाहर निकला है, एक सिपाही ने जवाब दिया। फर्दी की वजह से वो हमें भी सिपाही समझ रहा था। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हकीम के पास जाना है। औरत बोली, हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर क्यों नहीं है?
सिपाही दस्ते का सरबराह एक पस्ता कद मगर घुटे जिस्म वाला आदमी था। वो औरत को हरीस नजरों से देख रहा था। मैंने बताया कि यहाँ तकरीबन तमाम ही औरतें और लड़कियां हुस्न के मुरवजा पैमानों पर पूरी उतरती थी और बहुत तवील अरसे तक जवान रहती थी। समीरा की मिसाल मेरे सामने थी, जो 70 बरस से ऊपर की होकर भी जवान लगती थी। यह औरत भी खूबसूरत थी, अगर से 2 बच्चों की माँ थी, मगर चेहरे और जिसामत से लड़की जैसी लग रही थी। मार खाने वाला उसका शौहर भी लड़का सा था। रैबिक ने सिपाहियों से कहा, इसे खड़ा करो। सिपाहियों ने मारना छोड़कर इसे बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। वो झूल रहा था। रैबिक ने उससे पूछा, ये औरत ठीक कह रही है? ये मेरी बीवी है, उसने बमुश्किल कहा। हमारा छोटा बेटा बीमार है। तुम्हें मालूम है कि रात के वक्त बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। अब इसे सजा मिलेगी। दस्ते के सरदार ने कहा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं, बस काफी सजा मिल गई है। रैबिक ने कहा, इन्हें जाने दो, तुम्हारा इस मामले से ताल्लुक नहीं है। सरदार राउंड से बोला, मेरा ताल्लुक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक शहर की फौज से है और मैं तुमसे कहीं बड़ा अफसर हूँ। पस्ता कद ने गौर से रैबिक को देखा। अगर ऐसा है तो तुम्हारे निशानात कहाँ हैं और पटका कहाँ है? मेरा लिबास खराब हो गया था और मैं इस वक्त आम लिबास में हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी तसल्ली करा सकता हूँ। रैबिक ने ब्लफ किया और फिर खानदान की तरफ इशारा किया, इनको भी ले चलो, वहां मैं इन्हें भी अपने अफसर के सामने पेश कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। सरदार ने फौरी फैसला कर लिया। वैसे भी इस वक्त जेल पूरी तरह भर गई है। कल रात भी हमने बहुत से लोगों को पकड़ा था। रैबिक और मैं चौंके, मगर इससे सवाल नहीं कर सकते थे, वरना वो मशकूक हो जाता। कल रात बहुत से लोगों को क्यों पकड़ा गया था? रैबिक ने हाजिर दिमागी से काम लिया। इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार करने से मना कर रहा हूँ। जेल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इन्हें तो मैं, सरदार बोलते बोलते रुक गया, मगर मैं समझ गया था कि वो इन्हें अपनी तहवील में रखता और इसकी नीयत औरत पर खराब थी। मगर हमारे आने से इसके मुतवक्का रंग में भंग पड़ गया था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वो चारों वहां से जाने लगे। इनके जाने के बाद रैबिक ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? ये सामने मेरा मकान है, उसने जवाब दिया। अब वो बेहतर नजर आ रहा था। जान बचने और गिरफ्तार न होने पर वो खुश था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप कुछ देर के लिए मेरे मेहमान बनेंगे। क्यों नहीं? रैबिक ने मेरा इशारा समझकर सर हिलाया। कुछ देर में हम इस छोटे लेकिन साफ सुथरे और सजे हुए मकान में थे। यहाँ फर्श पर ऊन से बने हुए नमदेनुमा कालीन थे, मगर ये आरामदेह थे। हम अपना असलिया उतार कर बैठ गए। आदमी अंदर गया और पहले पानी ले आया। इसका लिबास नीचे गिरने से खराब और जख्मों की वजह से खून आलूद हो रहा था। रैबिक ने उससे कहा, तुम जाकर लिबास बदल लो और अपने जख्म भी देख लो। वो सारी लाता हुआ चला गया। कुछ देर बाद औरत प्यालियों में मकामी चाय और बिस्किट नुमा मीठी टिक्कियां ले आई। वो सचमुच बहुत कम सिन और मासूम सी थी। इसे मालूम ही नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से बची थी। अगर सिपाही उसे और उसके शौहर को गिरफ्तार करके ले जाते तो इसके साथ बहुत बुरा होता। इस वक्त भी वो हमारे सामने अपनी पूरी मासूमियत के साथ मौजूद थी, ये सोचे बगैर कि हम बज़ाहिर इसी फौज से ताल्लुक रखते थे जो कुछ देर पहले उसके शौहर पर तशद्दुद कर रही थी। दर हकीकत ये लोग जानवरों की तरह सादा ज़हन रखते थे और इनमें खतरा भांपने की वो सलाहियत नहीं थी जो इस वादी से बाहर इंसानों में पाई जाती है। रैबिक ने उससे कहा, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है? इसे बुखार है और बहुत खांस रहा है, इसे लेकर आओ। रैबिक ने कहा और दवाओं का थैला निकाला। औरत बेटे को ले आई। ये सुनहरी बालों वाला और नीलगू आंखों वाला बहुत प्यारा सा बच्चा था। इसकी उम्र 6-7 महीने से ज्यादा नहीं थी, मगर सेहत अच्छी थी। रैबिक ने उसे देखा, फिर एक लकड़ी की डिबिया निकालकर इसमें मौजूद बाम बच्चे के सीने पर मला और दूसरी डिबिया से खमीरा नुमा छेद निकालकर इसे उंगली से छटाई। बच्चा मजे से इसकी उंगली चूसने लगा। रैबिक ने औरत से कहा, अभी इसे दूध मत देना और इसे कपड़े में लपेट दो, मगर ज्यादा गर्म कपड़ा ना हो, बस इसे हवा न लगे। औरत बच्चे को अंदर ले गई। इस दौरान में इसका शौहर आ गया। उसने अपने जख्म साफ करके कपड़े बदल लिए थे। हमें तनाही के जो चंद लम्हे मिले, इसमें मैंने रैबिक से कहा कि वो कल होने वाले हंगामे की इनसे पूरी रिपोर्ट ले, मगर इस तरह के इन्हें महसूस ना हो। मर्द के आने पर मैं खामोश हो गया। वो बहुत एहसानमंद था और बार बार उसका जिक्र कर रहा था। मर्द का नाम राटर था, जबकि उसकी बीवी का नाम रेनोर था। रैबिक ने उसके बारे में पूछा। इसने बताया कि वो लकड़ी का काम करता था और आर्गोन के सबसे बड़े कारखाने में सुपरवाइजर था। रेनोर घरेलू औरत थी। वो बच्चों की देखभाल करती थी, मगर चंद दिन पहले तक वो बागात में काम करने जाती थी, क्योंकि आर्गोन की तमाम ही नौजवान आबादी को जबरी फौजी कानून के तहत भर्ती कर लिया गया था और इन्हें इनके घर वालों से दूर फौजी बैरकों में रखा जा रहा था। राटर सिर्फ इसलिए बच गया था कि वो हथियार साजी के शोबे में काम करता था, पर न उसे भी जबरी भर्ती कर लिया जाता। ये उसने बाद में बताया। रैबिक ने होशियारी से उससे सवालात शुरू किए और फिर उसे कल वाले वाक़े पर ले आया। इसने कहा, हम परसों से शहर से बाहर थे। कल यहाँ क्या हुआ था?
राठर ने चौंक कर हमें देखा और फिर हिचकिचा कर बोला, आपको पता होगा जनाब, आपका ताल्लुक फौज से है। मैंने बताया ना कि हम परसों से गए हुए थे और अभी वापस आए हैं। तुम बेफिक्र होकर बताओ, उसने कहना शुरू किया। कल अचानक ही फौज ने शहर के 7-8 मकामात पर सुबह से छापे मारना शुरू किए और बहुत से लोगों को पकड़ कर ले गए। क्यों? रैबिक ने पूछा। पता नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। रैबिक ने उसके चेहरे पर नजर जमा कर कहा, तुम्हें मालूम है और तुम जानते हो हमें मालूम हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राठर मुश्किल में दिखाई दे रहा था। हम उसके मोहसिन थे और वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि हमने किस मौका पर उसकी मदद की थी। अगर हम मुदाखलत न करते तो सिपाही उसे और उसकी बीवी को ले जाते। उसकी बीवी के साथ जो होता वो यहाँ मुतअद्दिद औरतों के साथ हो चुका था और राठर भी इससे बेखबर नहीं होगा। उसने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मुझे ठीक से नहीं मालूम मगर सुना है कि छापों में बागी पकड़ गए हैं जो शाह मुअज्जम के खिलाफ दुश्मनों का साथ दे रहे थे। अब समझ में आ गया कि सुबह हमें टीले से आरगोन में जबरदस्त सरगर्मी क्यों दिखाई दी थी। यकीनन बागियों को गिरफ्तार करके वहां लाया जा रहा था और जैसा कि राठर पर तशद्दुद करने वाले दस्ते के सरदार ने कहा था कि जेल में गुंजाइश खत्म हो गई है। कैरेट ने जिन मददगार ग्रुपों का जिक्र किया था वो सब पकड़े जा चुके थे या इनमें अक्सरियत अब जेल में थी। गोया शहर में इस वक्त कोई हमारी मदद करने वाला बाकी नहीं रहा था, या अगर था तो वो खुद छुपता फिर रहा होगा और उसे खुद मदद की जरूरत होगी। रैबिक ने पूछा, कितने लोग पकड़े गए हैं? राठर हिसाब किताब से नाआशना था। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाकर कहा, ये जितनी उंगलियां हैं इतनी ही बार और फिर 5 बार और। रैबिक नहीं समझा था मगर मैं समझ गया था। इसका मतलब था कि 10 ज़रब 10 ज़रब 5 बराबर 500, यानी 500 के करीब अफराद गिरफ्तार हुए थे। कैरेट ने बताया था कि बागी तादाद में ज़्यादा नहीं थे और अगर 500 बंदे पकड़े गए थे तो तकरीबन सारे बागी इस वक्त जेल में थे। वो सिर्फ कैद नहीं थे, इनकी जान को भी खतरा था। रेनाट इन्हें बख्शता नहीं। इस दौरान में रेनूर भी आकर वहां बैठ गई थी। उसने रैबिक को बताया कि अब बच्चा सुकून में था और उसका बुखार भी कम हो गया था। खांसी बंद होने से उसे नींद आ गई थी। राठर ने सुना हमने उसके बच्चे का इलाज भी कर दिया है तो मजीद शुक्रगुजार हो गया। उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि फौज में ऐसे आदमी भी होंगे। बोलते हुए उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह गया है तो उसने बौखला कर कहा, मेरा मतलब है मैं समझता हूँ तुम्हारे एहसासात। रैबिक ने हाथ उठाकर कहा, वो बहुत अक्लमंदी से बात कर रहा था। मत भूलो कि मेरा ताल्लुक भी तुम लोगों से है। मैं इसी तबके का एक फर्द हूँ और यहाँ होने वाला बहुत कुछ मुझे पसंद नहीं है। कार्टर ने इत्मीनान का सांस लिया। शुक्रिया जनाब, पर आपकी जगह कोई और होता तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाता। जिन जगहों पर छापा पड़ा इनमें से यहाँ की कोई जगह भी है? रैबिक ने फिर वही सवाल किया जो मेरे दिल में था। इसका जवाब रेनूर ने दिया। हमारी पिछली गली में 4 घरों से लोग पकड़े गए। मैंने शोर होने पर पिछली दीवार से झांक कर देखा था। सिपाही इतने लोग पकड़ कर ले गए। रेनूर ने उंगलियां फैलाकर इन्हें 3 बार खोला और बंद किया, यानी सिपाही 30 के करीब अफराद लेकर गए थे। अब रैबिक ने रेनूर से सवालात शुरू किए और उससे जो तस्वीर सामने आई वो कुछ यूं थी कि सुबह के वक्त जब मर्द कामों पर जा चुके थे